नमस्कार बच्चों, यू एंड वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 5। पार्ट 4 तक हम देख चुके हैं कि 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके ज़रिए एब्सोल्यूट मोनार्की का अंत हो गया और नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये जो नेशनल असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो इनडायरेक्ट वोट से बनी थी। कैसे बनी थी? इनडायरेक्ट वोट। तो ये जो इनडायरेक्ट वोट सिस्टम था उस समय, मतलब देश के जो सिटीजन्स थे उन्होंने कुछ इलेक्टर्स को वोट किया जिन्होंने फिर असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया। ऐसे हुआ इनडायरेक्ट वोट। तो सभी सिटीजन्स को वोट डालने का अधिकार नहीं था। सिर्फ वो आदमी जिसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा और कम से कम वो एक मजदूर के 3 दिन की दिहाड़ी के बराबर टैक्स भरता था, सिर्फ वही वोट डालने का अधिकारी था। ऐसे लोगों को एक्टिव सिटीजन्स बोला जाता था। बाकी सभी लोग, आदमी लोग और सभी लेडीज़, ये सब क्या थे? पैसिव सिटीजन्स थे। इनको पैसिव सिटीजन के सेक्शन में रखा गया था। इसका मतलब फ्रेंच सोसाइटी में कितने प्रकार के सिटीजन थे? 2 प्रकार के, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव सिटीजन कौन थे? जो वोट डालने के अधिकारी थे, जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा थी और वो ज़्यादा टैक्स भरते थे। कितना ज़्यादा? कम से कम एक मजदूर के 3 दिन की दिहाड़ी के बराबर। और बाकी जो लोग थे, आदमी और सभी लेडीज़, वो पैसिव सिटीजन थे। तो इस तरह से 2 तरह के हो गए सिटीजन। तो ऐसे नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत में एक डिक्लेरेशन था। क्या था? डिक्लेरेशन। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। ये डिक्लेरेशन ड्राफ्ट किया था आबेसिये और मार्की द लाफियत ने। दोनों ने मिलकर इस डिक्लेरेशन की ड्राफ्टिंग की। दोनों के नाम मैं रिपीट कर रही हूँ, आबेसिये और मार्की द लाफियत। इस डिक्लेरेशन में आदमी के अधिकार को यूनिवर्सल बताया गया। द राइट्स ऑफ मैन आर हेल्ड टू बी यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब हर जगह पर, हर समय पर ये राइट वैलिड है। राइट क्या? राइट मतलब अधिकार। इस डिक्लेरेशन में इंसान के अधिकार के बारे में बोला गया। कौन कौन से अधिकार, कौन कौन से राइट? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, बोलने का अधिकार। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपना विचार रखने का अधिकार। और इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। ये कहा गया कि ये अधिकार जो है ये हर इंसान को जन्म के साथ मिला है और इसे कोई नहीं छीन सकता। ये देश की ड्यूटी है कि वो हर एक नागरिक के नेचुरल राइट की रक्षा करे। अब इस डिक्लेरेशन को पढ़ने के लिए शिक्षित होना ज़रूरी था, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी था। जब कोई पढ़ा लिखा होगा तो ना इसको पढ़ पाएगा, क्योंकि ये तो लिखित रूप में था, रिटन फॉर्म में था। तो अनपढ़ लोग क्या करेंगे? उस समय फ्रांस में बहुत सारे अनपढ़ थे जिनको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था। उनको समझाने के लिए कुछ सिंबल्स यूज होते थे। ये जो सिंबल्स, इनको ड्रॉ किया गया था, बनाया गया था अनपढ़ों के लिए। किसने ड्रॉ किया था? ला बार्बियर ने। ला बार्बियर, इन्होंने सिंबल्स ड्रॉ किए थे। कितने सिंबल्स? 9 सिंबल्स। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये सिंबल्स बने हुए हैं। 9 सिंबल्स हैं। सिंबल नंबर 1, द ब्रोकन चेन। द ब्रोकन चेन मतलब
हम आज़ाद हैं, वी आर फ्री। नंबर 2, द बंडल ऑफ रॉड्स, मतलब यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही ताकत है। नंबर 3, द आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, मतलब सूरज की किरणें अज्ञानता का अंधकार दूर कर रही है और हम ज्ञान की रोशनी देख रहे हैं। ओके, ये हो गया नंबर 3। नंबर 4 है सेप्टर। सेप्टर का मतलब है राजे की ताकत, राजदंड, सेप्टर। नंबर 5, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, सिंबल ऑफ इटर्निटी है ये, मतलब जिसकी शुरुआत है उसका अंत भी है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो खत्म नहीं होती, जिसका आदि है उसका अंत भी है। नंबर 6, रेड फ्रिजियन कैप, ये आजादी का प्रतीक है। जब कोई स्लेव आजाद हो जाता था ना, तब वो ये कैप पहनता था, रेड कैप। नंबर 7, ब्लू व्हाइट रेड, द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। फ्रांस के झंडे में ये 3 कलर्स हैं, ब्लू, व्हाइट और रेड, ये फ्रांस के नेशनल कलर्स हैं। नंबर 8, सिंबल नंबर 8, द विंग्ड वुमन, एक वुमन है जिसके विंग है, पर हैं। ये क्या दिखाता है? व्हाट डज इट शो? इट इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, personification of law. Number 9, the law tablet, कानून सबके लिए एक है और कानून की नजर में सब बराबर हैं। The law is the same for all and all are equal before it. ओके, तो ये 9 सिंबल्स बनाए गए अनपढ़ लोगों के लिए कि वे इस ड्राइंग को देखकर आजादी की बात को समझ सके। अच्छा, तो ये तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशन और सिंबल्स की बात। अब थोड़ा सा देख लेते हैं लुई 16 को। लुई 16 बहुत टेंशन में था। क्यों टेंशन में क्यों था? क्योंकि उसको दबाव डाल के साइन करवाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। विद्रोह के दबाव में आकर उसने साइन तो कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वो अब सोचने लगा ये सब क्या हो गया, मेरा कोई पावर तो रहा ही नहीं, सारा पावर तो नेशनल असेंबली के पास है। मुझे अब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उठना बैठना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक पपेट हूं? नहीं, मुझे पपेट नहीं बनना, मुझे पहले जैसा एब्सोल्यूट मोनार्क बनना है। उसने क्या किया? छुप छुप कर प्रुशिया के राजे के साथ कॉन्स्पिरेसी करने लगा, षड्यंत्र रचने लगा और आसपास के देश में भी डर का माहौल छा गया। आसपास के देश क्यों डर गए? वो लोग सोचने लगे कि कहीं फ्रांस की हवा यहां भी ना फैल जाए और देश के लोग हमें राजगद्दी से हटा दे। तो वो लोग भी लुई 16 के सपोर्ट में आ गए। इधर नेशनल असेंबली को पता चल गई ये बात, लुई 16 की बात, कि वो विदेशी राज्यों के साथ मिलकर देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। तो उन्होंने, नेशनल असेंबली वालों ने लुई 16 को देशद्रोही बताकर अनाउंस कर दिया। नेशनल असेंबली ने वोट किया और प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध डिक्लेयर कर दिया। कब? अप्रैल 1792 में। 1792 में उन्होंने युद्ध डिक्लेयर कर दिया। फ्रांस के हजार वॉलंटियर आर्मी ज्वाइन करने लगे। युद्ध किस किस के बीच हो रहा था? एक तरफ तो राजा और एरिस्टोक्रेसीज थे और दूसरी तरफ कॉमन पीपल थे। इस तरह से युद्ध शुरू हुआ। भाई, देश की जनता युद्ध करे और उसमें कोई देशभक्ति का गाना ना हो तो थोड़ी ना अच्छा लगता है। देशभक्ति का गाना लिखा गया।
देशभक्ति का गाना लिखा गया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैट्रियोटिक सॉन्ग, पैट्रियोटिक सॉन्ग बोलते हैं। तो पैट्रियोटिक सॉन्ग लिखा गया। ओके, किसने लिखा? रोजे द लिजल, रोजे द लिजल ने। ओके, और गाना कौन सा था? मर्सेलेस, मर्सेलेस। ये गाना अभी फ्रांस का नेशनल एंथम है। अब बहुत ज़्यादा लोग आर्मी ज्वाइन करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्मी ज्वाइन करने लगे। तब लेडीज़ को रोजी रोटी के लिए बाहर निकलना पड़ रहा था, फैमिली का खर्चा जो चलाना था। यहाँ पर एक बात हुई। क्या बात हुई? सभी लोग ये कहने लगे कि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो कॉन्स्टिट्यूशन समाज के अमीर लोगों को ही पॉलिटिकल राइट देता था। अभी कॉमन पीपल के पास क्या राइट है? कॉमन पीपल को कौन पूछेगा? तो कॉमन पीपल क्या करने लगे? जगह जगह पर पॉलिटिकल क्लब्स बनाने लगे, पॉलिटिकल क्लब्स। ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो था वो था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे वो समाज के साधारण लोग थे, एकदम सिंपल जो कॉमन लोग थे, जैसे स्मॉल शॉपकीपर्स, शू मेकर्स, वॉच मेकर्स, सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर्स। ऐसे ये लोग जैकोबिन क्लब्स के मेंबर थे और उनका लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ये इनका लीडर था। जैकोबिन्स ने क्या किया? जैकोबिन्स ने अपनी ड्रेस भी अलग रखी थी कि सब पहचान सके। ये ट्राउज़र पहनते थे, लॉन्ग स्ट्रिप्ड, और बाकी जो नोबल्स लोग थे, अमीर लोग जो थे, वो नी ब्रिज पहनते थे, नी ब्रिज। तो इन्होंने कहा कि हम अलग ड्रेस पहनेंगे, हम नी ब्रिज नहीं पहनेंगे। तो उनको कहा जाता था सैंस क्यूलोट्स। सैंस क्यूलोट्स मतलब दोज विदाउट नी ब्रिचेस। ये सैंस क्यूलोट्स साथ में रेड कैप भी पहनते थे, ये दिखाने के लिए कि हम आज़ाद हैं। अच्छा, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई चीज़ों की, सब लोग परेशान हो रहे थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, इतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ गई, अब हम क्या करेंगे, कैसे हम अफोर्ड करेंगे। उस समय जैकोबिन्स ने राजमहल पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हंगामा मचाया। किसने? जैकोबिन्स ने। राजे के गार्ड को तहस नहस कर दिया और राजे को बांध कर रखा। लुई 16 को उन्होंने बांध कर रखा। फिर नेशनल असेंबली में वोटिंग हुई। वोट करके ये डिसाइड हुआ कि राजे की फैमिली को बंदी बना लो। फ्रांस का राजा लुई 16 फैमिली समेत जेल में कैद हो गया। ओके, तो बच्चों आज के लेसन में हमने देखा कैसे फ्रांस का नया कॉन्स्टिट्यूशन लुई 16 को देशद्रोही बना दिया था और वो अपना परिवार समेत जेल में कैद हो गया था। इसके बाद क्या होता है जानेंगे अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में लिखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।